No, sir. Okay. I hope you are along with your notebooks and pen, along with your calculator, because we are going to solve few numericals regarding the offsets problems. Okay. The problem number one, please read the problem number one. Explain. The problem number one says that an offset was laid out 5 degree from its two direction and the scale of map was 20 meter to 1 centimeter. So this statement, the first statement I want to cover with the help of figure. So assume, first of all I will Yes, just sir. provide. So assume that this is your true value as the definition, you know, the offset is the perpendicular or the traverse distance from your main chain line. Okay, so for this consideration, this is chain line, and this line is your offsets line, and this is your true offset line. According to definition, transverse directions will always in 90 degree or the perpendicular will always in 90 degree. So this is your true line, but due to some error, your offsets line is deviate 5 degree angle either in west direction or in east direction. Okay, so this angle is your 5 degree angle. Clear? So this is the first figure. Second is your scale of map. Scale is your 20 meter of ground is represented by 1 centimeter of map. So this is the something which is written in the first sentence. Now another part of the question says that find the maximum length of offset for the displacement of point on the paper not exceeds 0.03 centimeter. So if you read this sentence once again, that what this sentence means, find the maximum length of offset. So whenever the maximum length of offset, where is the maximum length of offset? It will occur on the ground surface. Okay, so you have to find the length of offset on ground, but but the maximum displacement on paper, the maximum displacement of offset on paper is not exceed than 0.03 सेंटीमीटर. इन हिंदी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहने का मतलब है. ये पूछ रहा है, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, इसने यहाँ पे ये बोला है कि आपको क्या निकालना है, ऑफसेट की लेंथ निकालनी है. ऑफसेट की लेंथ निकालनी है कहाँ पे, ग्राउंड पे निकालनी है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. अगर अगर आपकी जो ऑफसेट की जो लेंथ है, ऑफसेट की जो लेंथ होगी पेपर पर जो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ सर है, आपकी स्क्रीन नहीं दिखती जो आप उसका जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है, वो जो मैप में आप शो करोगे वो 0.03 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉइंट. तो हम क्या मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, हमारा कौन सा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है. सपोज दिस पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजिशन. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस हुआ है कितना, 0.03 सेंटीमीटर. तो अब अगर मैंने ये 0.03 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो लेंथ यहाँ पे आएगी स्मॉल एल आएगा ऑफसेट का, और ये जो स्मॉल एल होगा ये किसका होगा, मैप का होगा, क्योंकि 0.03 सेंटीमीटर किस में थी, मैप में थी. तो आपको क्या करना है, आपको यही स्मॉल एल निकालना है इन द फील्ड. अब अगर आप ये देखिए क्या कैसे निकलेगा, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos 5 डिग्री का, सॉरी cos 5 डिग्री का नहीं, sin 5 डिग्री का, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, sin 5 डिग्री का वैल्यू क्या आएगी, 0.03 सेंटीमीटर अपॉन स्मॉल एल. ठीक है, तो यहाँ से जो स्मॉल एल निकला आपका, जो कि 0.03 सेंटीमीटर अपॉन साइन 5 डिग्री था, ये आपका कहाँ पे आएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी किस पे,
मैप में। क्लियर है ना, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मैप में आएगी। अब ये मैप की वैल्यू को अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्राउंड में तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम इसको स्केल से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 20 मीटर, तो 0.03 अपॉन साइन 5 डिग्री सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट कितना होगा, कैपिटल एल कितना हो जाएगा, सर 0.03 0.03 इंटू 20 अपॉन साइन 5 हो जाएगा इक्वल टू 20 मीटर। सिर्फ हमने 20 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि स्केल हमारा क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर था। तो ये कोई भी वैल्यू आई और ये वैल्यू क्या है, स्मॉल एल की वैल्यू थी, स्मॉल एल सेंटीमीटर, स्मॉल, देखिए ये हमने यहाँ रखा, उसके बाद इसे सॉल्व किया। अब जो ये एल की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा मीटर के फॉर्म में, फाइंड कर लीजिए कैलकुलेटर से। और ये वो डिस्टेंस होगी ऑफसेट की, ये वो डिस्टेंस होगी ऑफसेट की जो आप ग्राउंड में यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पोर्शन, सर 6.884 मीटर। ठीक है। सो द आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको बिल्कुल इजी वे में समझा। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता सकता हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पॉइंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट था दिस इज पैरेलल टू योर चेन लाइन, जो आपकी चेन लाइन थी उसके पैरेलल ये डिस्प्लेसमेंट आपने कंसिडर करा। इसके अलावा एक और डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं ये लेंथ से एक आर्क ले लूँ ऐसे करके, सो दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हुई ये भी क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉइंट का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। सो whenever there is an error for drawing the offsets, the error will occur in the both direction. First one is parallel to chain line and another one is perpendicular to chain line. This perpendicular to chain line is covered under this problem number 2। इसीलिए मैंने ये आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसे फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। द लेंथ ऑफ ऑफसेट इज 15 मीटर, यानी कि ये ग्राउंड की डायरेक्शन है, ग्राउंड में जो डिस्टेंस है वो है, एंड द स्केल ऑफ प्लान इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। इफ द ऑफसेट इज लेड आउट 3 डिग्री फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑफ द पेपर। पेपर पे निकालना है आपको या मैप में निकालना है, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन एंड द पैरेलल टू द चेन लाइन, तो सेकंड वाला तो अभी अभी हमने किया है, तो सबसे पहले सेकंड वाले को करते हैं, सेकंड पार्ट को। पैरेलल टू द चेन लाइन भी हमने कवर किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम में हम इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें एक एंगल लेना है जो 3 डिग्री का है, और ये हमारी क्या है, 3 डिग्री का है, और अभी हमें यहाँ पे कैपिटल लेंथ दे रखा है, दैट इज योर 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर हमें दे रखा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी ये ग्राउंड पर होगी। अब आपको इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो ग्राउंड पर है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पीस ऑफ पेपर में, यानी मैप में कन्वर्ट करना है। तो करिए फटाफट सॉल्व करिए इसको, मैं बिल्कुल टाइम भी दे रहा हूँ, उतना ही टाइम दे रहा हूँ जितना आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। सिंपली अगेन साइन फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 3 डिग्री इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं ये कैपिटल डी मान लेता हूँ इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल कैपिटल एल विच इज योर 15 मीटर। सो योर कैपिटल डी इज 15 साइन 3 डिग्री मीटर, ओके। स्केल क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का स्केल दे रखा है 10 मीटर ऑफ ग्राउंड रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप, दिस इज अवर स्केल। सो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड का निकला 0.0785 सेंटीमीटर ऑन पेपर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम इस d का स्मॉल d निकालेंगे, स्मॉल d इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ चेन लाइन, ठीक है, ऑन पेपर। तो स्मॉल d विल बी इक्वल टू
अगर 10 मीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर रिप्रेजेंट 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय जो आपका यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू है, विच इज इक्वल टू 15 साइन 3 डिग्री, और जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा दैट विल बी अकर इन सेंटीमीटर. प्लीज सॉल्व दिस. तो दिस इज योर सेकेंड. यहाँ पे आंसर है 0.0785 सेंटीमीटर. According to Varun, Yes, sir. Just write this value. Please check it from yourself. Don't write without any solution. इसको जब तक आपने सॉल्व नहीं किया कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को, प्लीज भले आप अभी मत लिखिए पर बाद में लिखिए, पर आपको खुद से डू बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है, आपको ये खुद सॉल्व करना है. So now we are going to move on first part of the question number 2. In the first part it says that you have to find the perpendicular displacement of the point. So this is your perpendicular displacement. It is represented by capital P. Capital P का मतलब ये है कि that is the displacement of point in on your natural ground. Okay, because the value of capital L is in ग्राउंड पैटर्न. ठीक है, तो अब मैंने एक आर्क लगाया, ये आर्क है. इस आर्क की वजह से क्या हो जाएगा, आर्क की वजह से जो ये L है कैपिटल L 15 मीटर, यही 15 मीटर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, अगर मुझे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल P की वैल्यू, तो 15 मीटर में से इफ आई माइनस दिस मच डिस्टेंस, देन इस डिस्टेंस को मैं h कर लेता हूँ, अभी कैपिटल H कहता हूँ. अगर ये मैं कैपिटल H माइनस कर दूँ 15 में से, तो मेरा P निकल जाएगा. सो योर P प्लस H इज इक्वल टू 15. P इक्वल टू 15 माइनस H. अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, H इक्वल टू H के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिए cos 3 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 15 मीटर. 15 मीटर क्या है, L है, कैपिटल है. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला H विल बी इक्वल टू योर 15 cos 3 डिग्री. ओके, और दिस वैल्यू अकर इन मीटर क्योंकि ग्राउंड की डायरेक्शन है. सो फ्रॉम दिस पॉइंट P इक्वल टू 15 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos 3 डिग्री इन मीटर. स्मॉल p निकालना है जो कि मैप में है, तो मैप में अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना होगा, इस सारे फ्रैक्शन को 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 15 1 माइनस cos 3 डिग्री, सो सिंपली 1.5 1 माइनस cos 3 डिग्री सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अब आप इसकी वैल्यू मुझे बताइए सॉल्व करके खुद से. अब मैं पूछूंगा किसी ना किसी स्टूडेंट से. So okay, so the final answer we are putting here is 0.002 centimeter. So this is all about the question related to your offsets. Now we are moving to degree of accuracy. Degree of accuracy, in simple word, what do you mean by degree of accuracy? It shows that how much accurate is your map. This degree of accuracy depends on two terms. The first one is scale and the another is error, permissible error. ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताइए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, दो केस स्टडी. टेक द केस स्टडी. ओके, if you understand this case study you will easily understand. This is your case 1 and this is your case 2. In case 1 the scale is like the problem number 1, the scale is your 15 meter represent 1 centimeter. For case 2 10 meter represent your 1 centimeter. क्लियर हो गया. यहाँ पे जो परमिसिबल एरर थी वो कितनी थी, 0.03 सेंटीमीटर थी. ठीक है, और यहाँ पे जो परमिसिबल एरर आई किसकी, वो कितनी आई, ये थी ना 0.078.
ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 रिप्रेजेंट द टू डिफरेंट केस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बनाया मैप 1 और यहाँ पे आपने बनाया मैप 2 रिप्रेजेंटेड बाय M1 और M2। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे बेस्ट मैप कौन सा है? ठीक है, कौन सा इनसे सबसे बढ़िया मैप? बताइए मुझे। सर मैप 1 है जी, सर मैप 1 क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कम है। कम है। हाँ जिसकी यानी कि मतलब 0.03 इसकी क्या है, परमिसिबल है। ठीक है, परमिसिबल का मतलब ये होता है कि 0.04 नहीं होगा, 0.03 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरर नहीं होगा, यही कहना मतलब है। इसीलिए तुमने बोला कि M1 इज बेटर देन M2 एज कंपेयर टू M2 वेयर योर परमिसिबल लिमिट इज 0.07 सेंटीमीटर। ये ऐसा ही कुछ था ना आपका कंसेप्ट? यस सर। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपने सिर्फ एक वैल्यू कंसिडर करी, अभी इस वैल्यू को भी कंसिडर करना है। ये आपकी परमिसिबल वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका इतना सेंटीमीटर का एरर है, इतना सेंटीमीटर का एरर है पेपर में, मैप में, तो ग्राउंड में कितने का होगा? ग्राउंड में फाइंड आउट करिए। तो ग्राउंड में जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.03 मल्टीप्लाई 15 मीटर करेंगे। तो कितना आया इसका आंसर, लिख लीजिए। सिमिलरली फॉर केस 2 हम क्या करेंगे, 0.07 मल्टीप्लाई 10 मीटर, जितना आया इसका लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए आएगा 7 मीटर, 0.7 मीटर। तो 0.7 मीटर का आपका एरर कहाँ है, ग्राउंड में, है कि नहीं? और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 इंटू 0.3 तो इसमें आपका कितना आ रहा है, 0.45। ठीक है, तो अब अगर आपको क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है, जो ये वैल्यू और ये वैल्यू निकली है ना, इसको कंपैरिजन करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो परमिसिबल एरर है ग्राउंड पर अकॉर्डिंग टू M1 वो 45 सेंटीमीटर है एंड अकॉर्डिंग टू M2 वो 70 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 70 सेंटीमीटर या फिर 0.07 मीटर। सो दैट्स व्हाई M1 is compared to good map when we talk about degree of accuracy। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी M1 की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फाइनल रिजल्ट निकला है आपका, इनको आपने कंपेयर किया है। समझ में बात आई? तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझ में आया आपको? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में आपने स्केल को भी काउंट किया एंड साथ में परमिसिबल एरर जो है आपकी वो भी आपने काउंट करी, तो दोनों को आपने यूटिलाइज करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्लियर? ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन हमारे जो एक इस तरीके से होता है जिसको मेन सर्विस स्टेशन कहते हैं। Another one is represent like this, which is your subsidiary station and tie station. So what are the criteria for selecting these type of stations? तो ये सारे आपके कितने पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं। I hope you will understand these points. These are very important and very easy to understand also. The first is the station should be selected that the general principle of surveying must be followed. General principle of surveying is whole to part and you have to draw your one point with the help of two known point. यही तो मतलब है ना, दोनों प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल ये थे। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। Intervisible, the station must be intervisible because it was connected to another station. तो दिखना चाहिए। वेल ट्रायंगल कंडीशन बनाना चाहिए। अगर वेल ट्रायंगल कंडीशन नहीं बन रहा है, जो कि प्रिंसिपल है आपका चेन सर्वेइंग का, चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ही आपका ट्रायंगुलेशन है, तो अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो आप चेन सर्वेइंग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे स्टेशन का बना के क्या फायदा? तो इसीलिए आपको ये करना चाहिए, जो बेस लाइन है वो आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और वो इस तरीके से लॉन्गेस्ट हो कि वो फेयरली ग्राउंड पर हो, जो कि नेक्स्ट 5th पॉइंट में कवर किया गया है। जितनी भी आपकी जो लाइंस होंगी
स्टेशन से जो निकल रही होंगी ईदर फ्रॉम योर मेन सर्वे स्टेशन और फ्रॉम सब्सिडरी स्टेशन या फिर टाई स्टेशन, इनसे जो भी लाइन निकल रही होगी वो आपकी कैसी होनी चाहिए, फेयरली ग्राउंड पर होनी चाहिए। 6 पॉइंट, the main survey line should pass close to the boundary of the area to be surveyed। ठीक है, ये इसलिए है, this is your area for which you have to conduct your survey line। So what we are doing in our past figure, we just connect these line, okay। बस अगर ये लाइन बाउंड्री के क्लोज नहीं होगी तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, एरर काउंट हो गया। तो इतने पोर्शन को हमने काउंट नहीं किया। तो हम कोशिश करेंगे ये जो हमारी सर्वे लाइंस है, जो ये है, ये हमारी जो सर्वे लाइंस हमने ड्रॉ करी ये बाउंड्री के क्लोज हो, सो दैट वी कैन इंक्लूड ऑल द एरिया ऑफ द फील्ड। सो 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया। 7 पॉइंट में क्या है, इट विल बी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट सो दैट द ऑफसेट्स विल बी लेसर देन 15 मीटर। ऑफसेट्स की हमारी क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिट है। तो अगर हम ज़्यादा बड़ी ऑफसेट्स करेंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 2 आपने देखने को मिला था, जैसे जिसमें 15 मीटर का हमने ऑफसेट ड्रॉ किया और इसमें हमने कितने मीटर का 6.8 मीटर का किया, तो इसमें हमारी जो एरर्स हैं वो हो सकती हैं। तो हमें शॉर्ट ऑफसेट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और फॉर दैट शॉर्ट ऑफसेट्स यू नीड टू ड्रॉ योर चेन लाइन नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट। 8 point is related to the tie station which should be suitably selected to fix the direction of adjacent side। तो tie station आपको याद रखना है, सपोज ये एक स्टेशन है, मेन स्टेशन, ठीक है। मेन स्टेशन से एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैंने टाई स्टेशन 1 T1 यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, तो दिस T1 मैं एज्यूम कर रहा हूँ T1 इज कनेक्टेड टू T2 स्टेशन, T1 इज कनेक्टेड टू T2 स्टेशन। सो T2 जो होना चाहिए वो एडजेसेंट लाइन पर होना चाहिए, ना कि फार अवे लाइन पे। जैसे ये T2 यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर मैं T2 यहाँ ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऐसे करके कनेक्ट करता हूँ, सो दिस इज माय रॉन्ग अप्रोच। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच? राइट अप्रोच ये होगा कि मैं T2 को एडजेसेंट, क्योंकि इस लाइन के एडजेसेंट कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन एडजेसेंट है, तो मैं एडजेसेंट लाइन पे T2 को ड्रॉ करूंगा एंड देन आई विल कनेक्ट दिस टाई लाइन और जनरेट द टाई लाइन। क्लियर? तो दिस अप्रोच इज राइट। यहाँ पे T2 की जगह पे मैं एक तीसरा स्टेशन T3 ले सकता हूँ और उसके बाद अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट करूँ तो ये फिर टाई लाइन ये सही है, ठीक है। बट ये अप्रोच गलत है जो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट में हमने किया था। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो समझ में आ गया ना, एडजेसेंट लाइन पे आपको टाई स्टेशन को ड्रॉ करना है, ना कि फार अवे लाइन पे, ठीक है। फार अवे पे करना है तो इंटरमीडिएट टाई स्टेशन आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एंड मेक श्योर योर टाई स्टेशन इज ऑलवेज ऑन योर मेन चेन लाइन, मेन सर्वे लाइन, ओके। इट वाज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द मेन स्टेशन। मेन स्टेशन से स्टार्ट ही होती है आपका टाई लाइन। तो अब हमने कवर कर लिया है। अब 9th पॉइंट पे चलते हैं। द सब्सिडरी स्टेशन शुड बी सुटेबली सेलेक्टिंग फॉर टेकिंग चेक लाइन। तो ये वहीं पे कनेक्ट हो गया। सब्सिडरी स्टेशन से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो चेक लाइन बनती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। 10th पॉइंट पढ़िए। स्टेशन शुड बी सेलेक्टेड दैट ऑब्स्टिकल टू चेनिंग आर अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। तो हमें इस तरीके से स्टेशन डिफाइन करने हैं जिसकी वजह से जो ऑब्स्टिकल्स हैं, द टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल जो हमने पढ़े थे चेनिंग एंड रेंजिंग में जो होते हैं, वो हम क्या करें, एलिमिनेट कर सकें मैक्सिमम टाइम पे। ऐसा ना हो कि हमें हर वक्त फिर वो जो हमने ऑब्स्टिकल्स के ऊपर कैसे हम यूज़ करते हैं वो हमें सीखना पड़े। 11th पॉइंट है, द सर्वे लाइन शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू मेन रोड एज सर्वे वर्क मे बी इंटरप्टेड बाय ट्रैफिक फ्लो। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर डबल टिक है, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर योर वाइवा वोस एग्जामिनेशन। वाइवा वोसी एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फॉर चेन सर्वेइंग। सो दीज आर द इक्विपमेंट। आप में से इसमें से बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। इसमें से मुझे कुछ इक्विपमेंट आपको बताने हैं जो आपको पता नहीं है, जैसे ऑफसेट रॉड, क्लोनीमीटर, प्लम बॉब, मैलेट, फील्ड बुक। बाकी तो ये इजी है, नाइफ, रबर, गुड पेंसिल वगैरह वगैरह, तो इजी है ना। तो देखिए ऑफसेट रॉड क्या होती है। अगर आपकी रेंजिंग रॉड के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है तो वो आपका क्या होगा, रेंजिंग रॉड होगी। और इस रेंजिंग रॉड के ऊपर अगर आपने फ्लैग नहीं लगा रखा है तो वो क्या होगी, आपकी ऑफसेट रॉड होगी, ठीक है। और आप लोगों को पता है रेंजिंग रॉड कैसे होती है। रेंजिंग रॉड हमारी कुछ इस तरीके से होती है, 20-20 सेंटीमीटर के, उसमें रेड एंड वाइट या फिर ब्लैक एंड वाइट करके हमारा बनता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफसेट रॉड एंड रेंजिंग रॉड, सिर्फ फ्लैग का डिफरेंस है, ठीक है। क्लोनीमीटर क्या होता है। क्लोनीमीटर आप लोगों ने बचपन में डी पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता था, दिस शोज योर 0 डिग्री, दिस शोज योर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री होता था एंगल मेजरमेंट के लिए, पढ़ा है ना। यस अगर सर। इसी के साथ में एक पाइप कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इस तरीके से इस डी पे, और ये डी को मैं कंप्लीट कर दूं, तो क्या करना मैंने यहाँ पे, बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड माई एंगल इफ आई लुक फ्रॉम दिस पाइप। अगर मैं यहाँ से, ये मेरा आई आई है सपोज, अगर मैं यहाँ से जो चीज़ देखूंगा, कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट देखूंगा, तो उससे उस ऑब्जेक्ट को देखने से मेरे को क्या मिल जाएगा, एंगल मिलेगा। और ये पाइप जो है ये रोटेट करता है इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एंगल मिल जाएगा। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को आप क्लोनोमीटर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। प्लम बॉब विथ थ्रेड। प्लम बॉब विथ थ्रेड आप लोगों को पता है क्या होता है। प्लम बॉब विथ थ्रेड हम क्यों यूज करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। प्लम बॉब विथ थ्रेड, हमारे पास दिस इज लाइक योर ग्राउंड सरफेस एंड इफ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ए वर्टिकल वॉल, ठीक है, एक वर्टिकल वॉल में इस तरीके से बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वर्टिकल वॉल है ये बिल्कुल वर्टिकल हो, ये ना ऐसे हो ना ऐसे हो। तो मैंने यहाँ पे 3 वॉल बनाई, ए बी सी, ठीक है। तो वर्टिकल वॉल होने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे एक थ्रेड होता है, और थ्रेड पे मेरा क्या होता है, एक प्लम होता है, ठीक है, एक लट्टू टाइप का होता है, इसको मैं मेजर करूँगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या है, मेरा जो ये वॉल है ये क्या है, मेरा एकदम से वर्टिकल है। तो होता क्या है प्लम बॉब में, प्लम बॉब में इस तरीके से एक हैंडल टाइप का होता है छोटा सा, और ये आपका थ्रेड से कनेक्टेड होता है, और थ्रेड पे क्या होता है, इस तरीके से आपका लट्टू जो होता है वो होता है। हम इस पोर्शन को लगाते हैं अपने वॉल पे, और इस पोर्शन पे जब हम इसे वॉल पे लगाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये हल्का सा टच होना चाहिए इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी जो मेजरमेंट है वर्टिकल परपेंडिकुलर उसे पता चलता है। और दूसरी चीज, ये जो प्लम बॉब होता है ये कहाँ होता है, इट इज पॉइंटेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ पॉइंटेड होता है। तो अभी ये क्या है, ये एरिया छोटा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सरफेस आपका ये अर्थ बना दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, तो प्लम बॉब आपका हमेशा इस डायरेक्शन की तरफ इंटरेक्ट होना चाहिए। तो जो वर्टिकल वॉल है वो इस केस में ऐसी होगी, इस केस में ऐसी होगी। सो दिस इज द डिफरेंट अप्रोच ऑफ वर्टिकल वॉल ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, अगर ये अर्थ है। आया समझ में, ठीक है, तो आगे समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा मैलेट।
मैलेट हमारा क्या होता है, एक हैमर होता है जिसको हम पैक्स को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वुडन पैक्स है, जो स्टेशन, जो भी हमारा मेन स्टेशन होता है वहाँ पे हम वुडन पैक लगाते हैं। तो वुडन पैक को ग्राउंड में प्लेस करने के लिए वी नीड सम हैमर विच इज़ नोन एज मैलेट। और लास्ट जो है हमारी फील्ड बुक है। फील्ड बुक कैसे होती है वो हम समझेंगे। फील्ड बुक दो टाइप की होती है, एक सिंगल लाइन, एक डबल लाइन, ठीक है। तो फील्ड बुक आपका कुछ नहीं होता, एक पेपर होता है जिसका साइज 20 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर है, एक प्लेन पेपर, उसके बीच में एक लाइन होती है। अगर वो लाइन सिंगल लाइन है तो वो सिंगल लाइन फील्ड बुक कहलाती है, अगर उसमें डबल लाइन होती है तो वो डबल लाइन फील्ड बुक कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये है, आप जरा इसको देखो, इसमें सारी चीज़ें पढ़ो, जितने पॉइंट्स हैं पढ़ो। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप इसे पढ़ो तो जरा। रोड दिख रही है आपकी, तो रोड आपको दिख रही है, तो रोड भी हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। तो रोड दिख रही है, रोड देखने का मतलब क्या है और क्या देखना चाहिए आपको। आपको ये भी देखना चाहिए कि ये रोड जो कनेक्ट हो रही है चेन लाइन से, वो कनेक्ट हो रही है 34 पे और 30 पे, है ना। अब ये 34 और 30 क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन ये कनेक्ट हो रही है चेन लाइन पे। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 6 पॉइंट, ध्यान देंगे तो आप, तो 6 पॉइंट भी यहाँ पे दे रखा है, पता नहीं है 6 पॉइंट क्या है पर हम इसे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, सर बोलो रवि, और क्या दिखा इसमें। सर जो आया था वो बता दीजिए। अबे और है इसमें, सर, रिया, रिया बताओ। तो बिल्डिंग भी दिख रही हैं। तो इसमें एक 2 बिल्डिंग्स गिवन है, जो कि फर्स्ट वाली 8 मीटर के ऑफसेट पे है और 9 ऊपर से, हाँ और इधर की साइड में 5 ऑफसेट 50 पे चेन लाइन में, हाँ, और ऊपर भी 5 ऑफसेट, और सर गार्डन है। ठीक है, गार्डन है 10 पे, और सर 12 फोर पे। बेरिंग बैक अब बेरिंग जैसे ये 10 और 12 जो है ना गार्डन के, वो क्या है, ऑफसेट्स है, ऑफसेट से। ठीक है। और जो ये ऑफसेट ड्रॉ हो रहे हैं, कहाँ से ड्रॉ किए जा रहे हैं, दीज ऑफसेट्स आर ड्रॉइंग फ्रॉम यहाँ से, किस चेन लाइन पे, चेन जो चेनेज पॉइंट है इसको हम चेनेज कहेंगे, ठीक है। जो चेन लाइन पे नंबर लिखे हुए ना उन्हें हम चेनेज कहेंगे। तो 20.5 के चेनेज से 12 मीटर का ऑफसेट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैंने 12 मीटर क्यों कहा है, क्योंकि 12 मीटर यहाँ लिखा हुआ है, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स लिखा हुआ है ना। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है FB, फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB इज 30 डिग्री एंड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम A पॉइंट, ये भी देखा है, लाइन AB स्टार्ट्स, ठीक है। और ऊपर कहीं पे आपको देखने को मिलेगा लाइन AB एंड्स, और यहाँ पे बैक बियरिंग ऑफ AB लाइन इज 210 डिग्री विथ 0 डिग्री मिनट्स, ठीक है। तो क्लियर दे रखा है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने करे। तो ऑफसेट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि ऑफसेट्स कैसे कर रखे हैं। ऑफसेट्स यहाँ पे मारे गए हैं इस तरीके से, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको सही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपका कौन सा स्टेशन है, दिस स्टेशन इज योर मेन स्टेशन एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय A, ठीक है ना। ठीक है, मैं अब सब चीज़ें थोड़ा सा इसको, ताकि ये अच्छी ड्राइंग बने इस तरीके से। तो क्या रिप्रेजेंट किया है, A से रिप्रेजेंट करा है, और आपका ये स्टेशन आपका क्या है, मेन स्टेशन है A। इसका जो एंगल है टुवर्ड द B पॉइंट वो कितना है, 30 डिग्री है, नोट करते रहिए कॉपी में। तो फोर बियरिंग आपकी 30 डिग्री। उसके बाद A पॉइंट से हम मूव करें आगे, कितने मीटर आगे मूव करें, 5.5 मीटर आगे मूव करें, और ये 5.5 हमारा क्या है, एक चेनेज पॉइंट है। इस चेनेज पॉइंट से हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक लेंथ मेजर करी टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ गार्डन, और गार्डन का जो डिस्टेंस निकला है इससे वो कितना निकला है, 10 मीटर निकला है, ठीक है। उसके बाद हम और आगे मूव करें 10 मीटर फ्रॉम द A point, then we provide our station T1 which is your tie station। आगे मूव करें 20.5 पे, चेनेज पे हमने 12 मीटर का मारा एंड गार्डन मारा। देखिए गार्डन का सिंबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गार्डन,
और गार्डन के कॉर्नर पे ही आपको ऑफसेट लेना होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब हमें ये पता करना था कि ऑफसेट्स कैसे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद रोड का ऑफसेट्स भी हमने यहाँ पे पता कर लिया कि जो चेन 30 है और जो 40 है उस पे क्या है, ये रोड्स क्या कर रही है, मेन चेन लाइन को कट कर रही है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की हो जाएगी इंक्लाइंड वाली, ठीक है। बट जो विड्थ होगी रोड की, वो रोड की विड्थ क्या होगी, रोड की विड्थ तो ये होगी। तो रोड की विड्थ कैसे निकालेंगे, अगर ये 4 मीटर है और ये मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज योर 90 डिग्री। अगर मुझे ये W फाइंड आउट करना है, या तो मुझे एंगल पता चल जाए, 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, या तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी गुड। या तो मुझे ये एंगल पता चल जाए या फिर ये लेंथ पता चल जाए, तभी तो हम लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये लेंथ और एंगल कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखते हैं। जब हम 34 से आगे गए तो हमारे पास जो नेक्स्ट चेंज आया वो 40 मीटर का आया, एंड 40 मीटर से हमने एक पॉइंट कनेक्ट करा, एक ऑफसेट ड्रॉ किया रोड पे, वो निकला हमारा 6 मीटर का। तो अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 6। तो बेस एंड परपेंडिकुलर जब 6 के होंगे तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल आपका होगा 45 डिग्री का, और यही एंगल आपका कितना होगा यहाँ पे, 45 डिग्री का वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये एंगल अगर आपका 45 का, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 45 के होंगे। अब मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, देखिए ये 4 मीटर, दिस इज योर W, ये W आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल आपका 45 आ चुका है, तो ये एंगल भी आपका कितना आएगा, 45 आएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या है, 90 डिग्री है। Yes, अब sir. आपने क्या लगाना है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे, cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू W अपॉन 4 बेस अपॉन बाय द हाइपोटेन्यूज। तो W बेस हो गया 4 आपका, तो आप यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3.75 मीटर के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। तो देखिए, चेनिस से आपने इस तरीके से ये फाइंड आउट कर ली विड्थ ऑफ रोड। डाउट किसी को, No, sir. ठीक है। तो Yes, मैं इसको sir. कर रहा हूँ। सर एक बार फिर बता दो सर, कैसे कैसे था वो, मतलब कैसे था मतलब। सर अगर दो साइड 6 मतलब सेम होंगी तो उनका एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। बेटा ऐसी तो होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। और 1 कब होगा, अच्छा हाँ, जब जब दोनों, हाँ दोनों कट जाएंगे, हाँ यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप। तो वरुण, अब हम आपको फिर से समझाते। 34 चेनेज पे रोड यहाँ पे कट रही, उसके बाद 6 मीटर आगे जाने पे 40 मीटर का चेनेज आया, एंड 40 मीटर के चेनेज पे हमने एक ट्रांसवर्स ऑफसेट ड्रॉ किया, वो भी अगेन कितने का है, 6 मीटर का है। सो द एंगल ऑफ दिस रोड विद योर चेन लाइन इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगर नहीं पता है तो 10 का फॉर्मूला लगा लीजिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। यही 45 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया, वर्टिकल अपोजिट। ये डिस्टेंस यहाँ पे जो पॉइंट था वो 34 था, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो 30 था। तो ये आपकी रोड है, इस तरीके से रोड थी ना, तो रोड का ये वाला लेंथ कितना निकला, 4 मीटर निकला। मुझे फाइंड आउट करनी है विड्थ, तो विड्थ तो आपकी परपेंडिकुलर होगी ना रोड की। यस सर। ये रोड है, इसकी विड्थ क्या होगी, ये होगी विड्थ, और ये विड्थ फाइंड आउट करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने बस वही 45 यहाँ ऊपर लिया, 45 नीचे लिया, W निकालना था, cos 45 का फॉर्मूला लगाया, बाकी रेस्ट इज योर पाइथागोरस और रिप्रेजेंट योर। ये आपकी फिर ये रोड की विड्थ निकल गई 3.7। हाँ, रोड की विड्थ निकल गई, ठीक। यस। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप यू टेक स्क्रीनशॉट और आप लोगों ने इसे कॉपी में नोट कर लिया। सबसे बेस्ट पता है क्या है, कॉपी में नोट करते हुए जैसे मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करें 45 से 50 पे। जब हम मूव करें तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है रिप्रेजेंट बाय B1 टुवर्ड राइट डायरेक्शन, एंड B2 रिप्रेजेंट
बिल्डिंग नंबर 2 विथ लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द चेन लाइन। तो राइट डायरेक्शन में जो ऑफसेट ड्रॉ किया था उसका 5 मीटर था, और जो लेफ्ट में किया वो 8 मीटर का है। ये समझ में आ रहा है? यस उसके सर। बाद 60 पे गए तो Yes, 10 मीटर आगे मूव करें हम, तो 10 मीटर जब हम आगे मूव किया तो एक और ऑफसेट लिया हमने, तो वो 5 आया और यहाँ पे वो 9 आया। 9। ठीक है, और ये जो 4 दे रखा है, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस बिल्डिंग B1 एज वेल एज द 4 रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ B2। मुझे ये बताइए कि B1 लंबी है या B2 लंबी है? कौन सी बिल्डिंग लंबी है? सर B2। बी क्यों? B1 वो B2 सॉरी। क्यों है B2? क्योंकि बड़ा फिगर बन रखा है क्योंकि इसलिए। सर जो 60 से मतलब ऑफसेट लिखा है वो हाँ 9 मीटर पे है और हाँ। इधर से 8 मीटर पे है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप ड्रॉ हो जाएगा, तो फिर उससे हम वो उसकी लेंथ निकालेंगे तो वो B2 की ज्यादा आएगी। कौन है ये बच्चा जो इतने आंसर दे रहा है? सर रिया। वेरी गुड रिया, नाइस वर्क। तो रिया ने बिल्कुल सही बोला, ये 9 मीटर यहाँ पे है, ये 8 मीटर यहाँ पे है। यहाँ से भले ही डिस्टेंस 8 मीटर है, यहाँ से भी डिस्टेंस 8 मीटर है, लेंथ ये पे 10 मीटर है। तो एक्चुअल में जो बिल्डिंग B2 की लेंथ हो रही है वो ये हो रही है, कौन सी वाली, जो इंक्लाइंड है। अब ये इतना इंक्लाइंड नहीं हो रहा, लेकिन दिखाने के लिए मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 मीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे वही अगेन पाइथागोरस लग जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 10 मीटर से ज़्यादा होगा। वेयर दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ B1, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफसेट्स हैं वो 5 मीटर पे डिस्टेंस पे आपके कॉर्नर पे लगे हुए हैं। तो बिल्डिंग B1 इज स्मॉलर देन बिल्डिंग B2 एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द बोथ बिल्डिंग। ठीक, क्लियर? चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए हम छोटी छोटी डिटेल्स को कैसे कवर कर रहे हैं फील्ड बुक की हेल्प से। आगे हम मूव करते हैं तो हमें आगे आपका क्या मिलता है, टाई स्टेशन T2 मिलता है, जो हमें बता रहा है कि इट द लाइन चेक लाइन टाई लाइन सॉरी टाई लाइन बनेगी। टाई लाइन जो मूव कर रही है वो T3 के लिए मूव कर रही है, और T3 किस डायरेक्शन में ये भी आपको पता चल गया। अब ये डायरेक्शन क्यों दी है यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। तो हमने इसको फाइनली कहाँ पे जाके रोक दिया, हमने इसको 80 मीटर पे जाके 80 मीटर के चेंज पे जाके रोक दिया। तो डिस्टेंस ऑफ लाइन AB कितना होगा, 80 मीटर होगा। लाइन एंड कहाँ पे हो रही है, B पॉइंट पे हो रही है। लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, A से हो रही है। A बैक से। बेयरिंग और फोर बेयरिंग आप नोट कर लीजिए, अब भी इसको समझाएंगे। अब देखिए है क्या यहाँ पे, बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग समझा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा क्या है ये। देखिए हम हमेशा कंपास सर्विंग भी आज हमें कवर करना है, तो इसीलिए समझ जाइए। ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, एंड दिस इज अवर ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, तो मैं इस ओरिजिन से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ कर दी मैंने लाइन। सो दिस इज माई A लाइन एंड B लाइन। तो नॉर्थ से एंगल AB लाइन पे टिप करिए, पॉइंट A पे ओरिजिन मानते हुए नॉर्थ से जो एंगल ड्रॉ किया है AB लाइन पे किए, एक तो वो एंगल हो गया θ1। ठीक है, और इसी तरीके से B को ओरिजिन मान लीजिए, B को ओरिजिन मान लीजिए, और यहाँ से भी आप नॉर्थ से एंगल पुट करिए AB लाइन पे, तो दिस इज योर θ2। सो θ1 इज इक्वल टू योर फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB, where θ2 is equal to बैक बेयरिंग ऑफ लाइन A एंड B। और अगर आपको याद रखना है ना ये ऐसे कैसे है, तो फोर बेयरिंग में पहला पॉइंट ओरिजिन मानना है, बैक बेयरिंग में पीछे वाला पॉइंट ओरिजिन मानना है। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब आप देखिए जो आपका फिगर था, वो फिगर आपको कैसे दे रखा है। देखो आपकी लाइन इस तरीके से है, A यहाँ पे स्टार्ट है, B यहाँ पे स्टार्ट है। फील्ड बुक में था कि नहीं था? अब ये कह रहा है कि AB लाइन का जो फोर बेयरिंग है वो कितना है, 30 डिग्री है। इसका मतलब AB लाइन पे एक एंगल ड्रॉ करना है हमें नॉर्थ डायरेक्शन से, जो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा कुछ इस तरीके से नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, ईस्ट एंड वेस्ट, और यहाँ से मैंने ये एंगल ड्रॉ किया 30 डिग्री। क्लियर? दिख रहा है आपको ये 30 डिग्री, तभी तो होगा ना ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बैक बेयरिंग के लिए वो कह रहा है कि बैक बेयरिंग आपका 210 निकल रखा है। अब ये 210 कैसे निकला वो मैं अभी बताऊंगा आपको बैक बेयरिंग। लेकिन सिंपली अगर आप इस
ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो वो भी कुछ इस तरीके से होगा। नॉर्थ की लाइन ये हो जाएगी, साउथ की लाइन ये हो जाएगी, ईस्ट यहाँ हो जाएगा एंड वेस्ट यहाँ हो जाएगा। भाई ग्राफ तो चेंज नहीं होगा ना। और अब आपको क्या ड्रॉ करना है, अब आपको यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है नॉर्थ से टूवर्ड दिस ए बी लाइन पे। यही तो हमने सीखा अभी। सो ये हमारा क्या है, θ2 है। अब θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। θ2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इस बी पॉइंट को, ठीक है, इस बी पॉइंट को और एक्सटेंड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। लाइन ए बी लाइन इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। 30 डिग्री नहीं बेटा 90 डिग्री नहीं है, कितना 30 डिग्री ऑपोजिट है। वर्टिकल एंगल। बिल्कुल 30 डिग्री 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये हो गया। और उसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, So 180 180 डिग्री। कंप्लीट। ठीक है, तो कितना हो गया अगर हम इनको समेशन करेंगे 210 सर 210 तो 210 निकल गया आंसर। यस ठीक है, तो ये आपको फील्ड बुक में इसलिए मेंशन करनी होती है क्योंकि यहाँ से अगर आपने इसको मेंशन किया तो आपको पता तो होगा कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ए से लेकर बी तक लाइन, ये नॉर्थ डायरेक्शन से कैसी दिख रही है। ठीक, तो इसलिए हमें फील्ड बुक में ये सब मेंशन करना होता है। क्लियर? तो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग भी समझ गए आप। यस अब सर इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने मिस करा है। तो दिस इज योर सिंगल लाइन फील्ड बुक, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, सिंगल लाइन है। इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है डबल लाइन फील्ड बुक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल लाइन प्रेजेंट है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अब मैंने क्या फाइंड आउट करा, मैंने क्या पता कर लिया, मैंने ये पता करा कि मेरा नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। तो मेरा नॉर्थ किस डायरेक्शन में, मेरा नॉर्थ कुछ इस डायरेक्शन में है। इसको मैं मेंशन कर दूंगा। नॉर्थ कुछ इस डायरेक्शन में होगा मेरा, मैंने इसको फील्ड बुक में डिनोट कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो T3 स्टेशन है ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, और जो ये T8 स्टेशन है ये कौन से डायरेक्शन में होगा, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये कर रखा है टूवर्ड T8 एंड टूवर्ड T3, ताकि हम ये बता सके जो हमारा टाई लाइन है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर? तो ये हमें नॉर्थ आपको देना होता है फील्ड बुक में। ठीक है, नॉर्थ यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल व्यू था। अब हम जरा डबल लाइन पे चलते हैं। डबल लाइन में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो रोड होती है ना, रोड और रेलवे, वो थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि रोड और रेलवे के बीच, अब देखिए अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लाइन को, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 34 की लाइन तो ये है, 30 की लाइन ये है चेनेज के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे जो चेनेज की लाइन है वहीं से तो स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे जो आपको सिमेट्री है रोड की, अगर आप ये देख रहे हैं रोड की जो सिमेट्री है ना, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, डबल लाइन में वो थोड़ा सा ऐसे स्टेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो ये 20 मीटर है ये इतने तक ही तो होगी 20 मीटर। ठीक है ना, जैसे 20 मीटर तो ये ऐसे पूरी की पूरी होगी, तो 30 भी पूरी ऐसे होगी। तो इस पॉइंट से ही स्टार्ट होना था। तो बस यही है डबल लाइन वाले में और सिंगल लाइन के उसमें डिफरेंस। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, फटाफट कॉपी निकालिए फटाफट, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो जितनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको उतना मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज ले लीजिए या कॉपी का पेज, फ्रेश पेज ले लीजिए। उस फ्रेश पेज में आप क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उस फ्रेश पेज को आप इमेजिन करिए कि दैट फ्रेश पेज इज योर फील्ड बुक पेज। और अगर जिसके पास पेज बड़ा है, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर दीजिए ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब फ्रेमवर्क बना के उसको कंप्लीट कर दीजिए, जिसको वो यूज करेगा एज ए फील्ड बुक पेज। तो जल्दी से जल्दी हमें ऐसे करना है, फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। वाइल मेजरिंग ए चेन लाइन ए बी, तो ए बी लाइन है, क्लियर, समझ में आ गया। द ऑफसेट्स आर टेकन, हाउ वुड यू एंटर द फील्ड बुक।
तो ए बी लाइन है, गिवन में कहीं पे लिख लीजिए। टेलीग्राफ पोस्ट 10 मीटर पे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम इट चेन इज 2.5। तो भैया देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफली पहले रफली बना दीजिए, तो उसके बाद ए आप ये ले लीजिए और बी आपने कहीं और लेना है, लेकिन बी अभी आपको पता नहीं कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ए से इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी हम इन क्वेश्चन को करते हैं तो पहले पूरा पढ़ते हैं ताकि हमें पता जाए। तो टोटल चेनेज ऑफ ए बी इज 45, तो डी पॉइंट में 45 दे रखा है। तो आपको अपना ये जो लाइन है ना इसे इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि ये आपके फील्ड बुक को कवर कर ले, फील्ड पेज को कवर कर ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने छोटी सी लाइन बना दी यहाँ पे ए बी और बाकी का हिस्सा खाली, ऐसा नहीं करना है। तो जैसा भी आपका पेज है वैसा आप इस चीज़ को शो करें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको ये कितने का है, 45 का है, 45 मीटर का है। तो यहाँ पे एक स्टेशन बनेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्टेशन बनेगा, बना दीजिए। ये 0 होगा वो होगा, और उसके बाद आपने मूव करना है 2.5, तो 2.5 फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2.5। फिर उसके बाद 2.5 पे आपने क्या करना है, राइट डायरेक्शन में 10 मीटर का टेलीग्राफ मारना है। तो 10 मीटर का यहाँ पे आपने टेलीग्राफ पोस्ट इस तरीके से, ये टेलीग्राफ का सिंबल है, हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे सिंबल्स के। तो यहाँ पे 10 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलेंगे हम, रोड क्रॉस ऑब्लिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑब्लिकली है, तो लेफ्ट से राइट जा रही है तो ऑब्लिकली है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन देखो लेफ्ट से राइट जा रही है तो ऑब्लिकली क्या होगा मेरा, ये मेरा एक्यूट होगा। जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो दिस इज माय एक्यूट, ऑब्लिकली मेरा यही तो होगा, ऐसे जाऊंगा तो। समझ में बात आ रही बच्चों? देखो रोड है आपकी, आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब रोड आपकी ये जो लाइन है ए बी, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए थे। अब इस लाइन को रोड काट रही है, तो एक तो ये है कि रोड इसको ऐसे काटे और एक है रोड इसको ऐसे काटे, R2 एंड R1, ठीक है। समझ में बात आ रही? तो मुझे बताइए कौन सा वाला सही है, R2 सही होगा या R1 सही होगा ड्रॉ करने में? जबकि यहाँ पे उसने बोला कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ऑब्लिकली आपको फील होगा, ऑब्लिकली R2 होगा, ठीक है। उसका मैंने रीजन बता भी दिया आपको। जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, राइट से मैं अगर एंगल लेता हूँ R1 का, तो वो क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री, वेयर द एंगल फ्रॉम रेड लाइन टू R2 इज योर ऑब्लिकली। तो R2 इज ओके, राइट। तो आपको R2 इज ओके है, राइट है। तो अब आपको क्या करना है, ए रोड क्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेन इज 10 मीटर एंड 14 मीटर। तो जल्दी जल्दी 10 मीटर और 14 मीटर के पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो लिख लीजिए 10 मीटर एंड 14 मीटर। तो यानी कि वही जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आर टेकन 3 मीटर एंड 2 मीटर एंड 3 मीटर टू द साइड ऑफ रोड फ्रॉम चेनेज 5 एंड 20। अब देखो 5 यहाँ पे होगा 10 से नीचे एंड 20 14 से ऊपर होगा। तो 5 मीटर पे आपने कहाँ लिया, 2 मीटर का लिया, और 20 मीटर पे आपने कहाँ लिया, इधर लिया 3 मीटर का। तो 2 और 3 का ये हो गया। और फिर इन पॉइंट्स को क्या करेंगे आप, 10 से ऐसे करके आपकी रोड बन जाएगी, ठीक है। जैसे भी आपकी रोड बनेगी आप बना देना, या आप ये पैरेलल बनेगी या तो पैराबोला बनेगी। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छा बनेगा। ए ट्यूबवेल इज 5 मीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम चेन इज 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ पे होगा 20 के ऊपर, और लेफ्ट डायरेक्शन में आपको क्या बनाना है, एक ट्यूबवेल बनाना है। कितने का है, 5 मीटर का है। तो एक ट्यूबवेल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, तो ये हम बना देंगे। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ट्यूबवेल 5 मीटर पे है, रोड आपको दिख रही है 14-10 पे, 2 मीटर यहाँ, 3 मीटर यहाँ, और ये पोस्ट था। तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1 व्हिच इज कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, प्रॉब्लम 2 घर से करना है, प्रॉब्लम 3 भी आपको घर से करके लाना है, मतलब होमवर्क है ये। कुछ नहीं बता रहा मैं इसमें, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। सब कुछ आपको अच्छे से बनाना है, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग से लेकर सब कुछ। वैसे तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, मतलब सॉल्यूशन दिया है, पर आप कोशिश करिए सॉल्यूशन ना देखने की, ठीक है। सर इन्होंने तो यहाँ पे डबल लाइन ली थी, कहाँ पे?
ये जो फर्स्ट वाला है प्रॉब्लम, तो ये इन्होंने तो ये डबल लाइन से नहीं करा हुआ। हाँ तो इसमें कहाँ डबल लिखा हुआ है कि डबल से करना है सिंगल से करना है? अच्छा यू हैव टू टाइप ऑफ फील्ड बुक, जो आपको सही लगे उससे करो। अच्छा ठीक कहाँ लिखा है? लिखा कहीं पे है क्या इन्होंने पूरे क्वेश्चन पे? नहीं नहीं समझ लिखा है। ठीक तो बस दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फील्ड बुक टाइप, कोई सा भी यूज करो, दोनों सही है। अच्छा ठीक है, तो बस ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है आपको। फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट में ये क्वेश्चन पढ़ोगे आप ब्रेक के साथ साथ। ब्रेक एक्चुअली मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है ब्रेक। आप इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम नंबर 2 को पढ़ो, जो चीज़ इसमें समझ में आती मुझे यहीं पे पूछ लो। And this is your compass survey. So first of all, we just understand that what do you mean by compass. ठीक है, तो कंपास क्या होता है? कंपास एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। और एंगुलर कौन सा एंगुलर? हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल है उनको सिर्फ। ठीक है, तो कंपास का जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है? कंपास एक सर्कुलर होता है, सर्कुलर डिवाइस होता है। ठीक है, अब ये सर्कुलर डिवाइस जो होता है इसमें आपके क्या होते हैं? 0, 180, 90, 270 डिग्री के क्या होते हैं? ग्रेजुएशन होते हैं। ठीक है, यू ऑल नो दैट अर्थ पे क्या होता है? अर्थ पे भी एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। इस नॉर्थ और साउथ पोल की खास बात क्या होती है? नॉर्थ से आपके क्या निकलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं, एंड साउथ में जाके मर्ज हो जाते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका, अगर मैं कोई मैग्नेट सस्पेंड करूंगा अर्थ के सरफेस पे तो वो टूवर्ड्स करेगा इस लाइन की तरफ, करेगा कि नहीं करेगा? तो बस यही कंपास में भी होता है। कंपास में एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड होती है। अब क्या करते हैं हम कंपास में? हम ऑब्जेक्ट को पहले एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? इस तरीके से हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो मैं 0 पे कंपास को ले जाऊंगा, ए को पहले 0 काउंट करूंगा, ए को 0 काउंट करूंगा, उसके बाद इसके ग्रेजुएशन को मूव करूंगा, एंड देन बी पे लाके मैं चेक करूंगा ये कितना ग्रेजुएशन मूव हुआ है। ठीक है, तो जितना ही मूव होगा उतना मेरे को एंगल मेजर हो जाता है। तो ऐसे ही ये आप लोगों ने पहले भी किया होगा, कभी आपने बचपन में भी देखा होगा। ठीक है, निडल वाला कंसेप्ट, कंपास कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये जो कंपास सर्विंग है इसको हम आने वाले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज के लिए ये समझ लीजिए कि कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एंगल मेजर करते हैं। एंगल मेजर करते हैं किस पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले लेक्चर के लिए मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, बाकी हम इसको और पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़े कन्वेंशनल सिंबल पे समझ लेते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे नॉर्थ लाइट को रिप्रेजेंट करना हमें इस तरीके से, कलर देख लीजिए आप, सिंबल पहले तो ऑब्जेक्ट, सिंबल एंड कलर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी में मैंने कुछ जो टिक करे हुए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देख लीजिए। नॉर्थ लाइन शो करना है, ये तो मेन स्टेशन एंड सब्सिडरी स्टेशन, टाई स्टेशन, ये तो आपको आ चुके हैं कई बार। चेन लाइन भी कई बार हमने ड्रॉ कर चुके हैं। तो बस आप कलर कोडिंग ध्यान दीजिए। चेन लाइन की कलर कोडिंग क्या है? रेड कलर से आपको शो करना है चेन लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है ये आपको रेड कलर से शो करना है। उसके बाद रिवर को आपको ब्लू कलर से शो करना है। और रिवर का तरीका देख लीजिए कैसा है, डबल लाइन, सर्कल और एरो। कैनाल में बाहर की तरफ सॉलिड लाइन, अंदर की तरफ डैश लाइन, और ये भी आपका ब्लू होगा। उसके अलावा लेक एंड पॉन्ड इज जस्ट लाइक योर कैनाल, बाहर की तरफ सॉलिड, अंदर की तरफ डैश, ब्लू। ओपन वेल भी वैसी ही है, बट ओपन वेल जो आपका वेल होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक तरीके से हम उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो अंदर है वो स्क्वायर सर्कुलर है पूरा। ठीक है, स्क्वायर नहीं कहेंगे, उसे सर्कल कहेंगे, सॉरी। जो वेल होता है वो आपका क्या होता है? सर्कुलर होता है, तो उसको हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया है सर्कुलर फॉर्म में।
ट्यूबवेल के लिए हम ये वाला यूज करते हैं ब्लैक कलर में। इसके अलावा फुटपाथ आपका डैश लाइन होता है ब्लैक कलर में। मेटेलिक रोड आपकी सॉलिड लाइन होती है और अनमेटेलिक रोड आपकी डैश लाइन होती है। अब मेटेलिक और अनमेटेलिक मतलब ये नहीं कि उसमें मेटल पड़ा हुआ है। मेटेलिक मतलब होती है पेव्ड रोड। पेव्ड रोड मतलब जिसके ऊपर सॉइल लेयर के ऊपर आपने कवर करा है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट एंड बिटुमिन वाली सरफेस, जो आप लोगों को देखने को मिलती होगी, या सीमेंट के साथ। सॉइल नहीं दिखेगी आपको बेसिकली, और अगर आपकी सॉइल दिख रही है तो वो क्या होगी, अनमेटल्ड रोड होगी। इसके अलावा क्या है, रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। और डबल रेलवे लाइन को देख लीजिए कैसे शो करते हैं। दोनों का कलर ब्लैक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कलवर्ट और रेलवे, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग आपको समझ में आ गया होगा। और वॉल विद गेट, बाउंड्री वॉल विद गेट आपको इस तरीके से शो करना है, और बाउंड्री लाइन आपको इस तरीके से शो करनी है किसी भी फील्ड की बाउंड्री को, ठीक है। तो बाकी ये सारे हैं, आप देख सकते हो, पाइप फेंसिंग, वायर फेंसिंग, वुड फेंसिंग, परमानेंट बिल्डिंग, टेम्परेरी बिल्डिंग को कैसे शो करना है, हर्ट्स, टेम्पल, मॉस, चर्च, ट्रीज, जंगल एंड ऑर्चिड, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन में आएगा आपके ट्री, जंगल एंड ऑर्चिड। तो ये आपके सिंबल थे, कन्वेंशनल सिंबल। इसके अलावा आपका कल्टीवेटेड लैंड ब्लैक एंड ग्रीन में। ब्लैक कलर अगर यूज़ करोगे तो वो बैरल लैंड होगा, और रफ पेस्चर के लिए आप ब्लैक यूज़ करेंगे। एम्बैंकमेंट एंड कटिंग, एम्बैंकमेंट एंड कटिंग के लिए ब्लैक करेंगे। अब ये एम्बैंकमेंट एंड कटिंग होते क्या है, इसको हम अभी समझेंगे, क्योंकि ये समझाना जरूरी है। टेलीग्राफ लाइन, ध्यान दीजिए, टेलीग्राफ लाइन कैसे होती है, टेलीग्राफ पोस्ट कैसे होते हैं। तो टेलीग्राफ पोस्ट, इलेक्ट्रिक लाइन एंड इलेक्ट्रिक पोस्ट को भी ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत होना इस पे, ठीक है। बस आपको क्या है कि यहाँ पे आपने ये दे रखा है और यहाँ पे आपने ये सॉलिड किए हुए हैं। अब ये जो ग्राउंड है ये भी आपको देख सकते हैं, जो आपके कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, तो वो कैसे आपको शो करना है वहाँ पे, क्लियर। ये सिंबल आपको किस मैप में शो करने होते हैं, ये सिंबल आपको ज्योग्राफिकल मैप में शो करने होते हैं, या फिर टोपोग्राफिकल मैप में शो करने होते हैं, क्लियर। टोपोग्राफी मतलब ऊपर से जो देख रहे हो। अब मैं आपको एम्बैंकमेंट एंड कटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो एम्बैंकमेंट एंड कटिंग किसी को पता है तो बता दो जो मुझे पहले। बताइए, पता है आपको? अभी के लिए हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड ये वाई और एक्स एक्सिस आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, ग्राउंड लेवल होगी। तो एम्बैंकमेंट क्या होता है, एम्बैंकमेंट में आप क्या करते हो, एम्बैंकमेंट में आप किसी चीज को फिल करते हो, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर आप किसी चीज को फिल करोगे तो वो क्या कहलाती है, एम्बैंकमेंट कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने डायग्राम बना दिया। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है। तो ये आपने क्या किया, सॉइल को यहाँ पे फिल करा, सॉइल को या फिर ग्रेवल को या फिर स्टोन्स को। ये करते क्यों है, ताकि जैसे आपको नदी के किनारे अगर आप चाहते हैं कि रिवर का वाटर आपके नियर बाय एरिया में न जाए ड्यूरिंग द फ्लड, तो हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैनाल के आसपास हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं। सड़क को अगर आपको ग्राउंड सरफेस से ऊपर रखनी है, रेलवे को ग्राउंड सरफेस से ऊपर रखनी है, सो दैट इन द रेनी सीजन द ट्रांसपोर्टेशन विल बी एक्चुअली वर्किंग, तो उस चीज के लिए भी आप क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, ये सारा का सारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब दूसरा जो फिगर है वो कटिंग फिगर है। तो कटिंग क्या होता है, कटिंग में हम जब हम कोई ट्रेंच बनाते हैं, बंकर बनाते हैं, जो जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राउंड सरफेस से नीचे होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कट करते हैं, या बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो वहाँ पे हमने इस तरीके से, मैं भी बस ट्रेपेजॉइडल कट कर रहा हूँ। तो दिस इज माय ग्राउंड सरफेस लाइन जो नीचे चले गई है। तो
तो इतना एरिया मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और आगे ले जाऊंगा इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये अंदर की तरफ होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये एक चैनल जैसा बन गया है या ड्रेन जैसा बन गया है। तो इस एरिया के हमने सॉइल को क्या करा, या जो आपका अर्थ सरफेस था उसको हमने क्या किया, रिमूव करा है। तो दिस इज योर कटिंग पोर्शन, कटिंग, एंड दिस इज योर फिलिंग पोर्शन। थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। जेड डायरेक्शन में हाइट जाएगी और नेगेटिव जेड में, यहाँ नेगेटिव जेड आ रहा था, ये क्या है, डेप्थ है, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक्स है, और एक्स डायरेक्शन में हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब रिवर होती है, अलोंग द रिवर होता है, अलोंग द कैनाल होता है, तो वो लेंथ डायरेक्शन हमारी लंबी जो होती है उसको हम लेंथ लेते हैं, ठीक, क्लियर। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ये वाला पोर्शन एम्बैंकमेंट का, और ये वाला फिलिंग, सॉरी हाँ, ये वाला आपका होगा कटिंग के लिए, या ये वाला भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, या और कुछ समझाना है इसमें? यस सर, ठीक है ना। तो बस ये है आपका एक एम्बैंकमेंट, और इसमें अगर आप ध्यान देंगे फिगर में, तो जो एम्बैंकमेंट है उसमें जो ये लाइंस हैं, ट्रैवर्स लाइंस, ये अंदर की तरफ है, वेयर इन केस ऑफ कटिंग ये बाहर की तरफ है, बाहर की 2 लाइनों पे, और यहाँ पे अंदर की 2 लाइनों पे। तो बस ये था एम्बैंकमेंट का एंड कटिंग के सिंबल्स। So this is all about today's lecture. I hope you gained some fruitful knowledge. Thank you for your patience time.